सर्जिस आलम, जो इस सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट कन्वीनर था, उसने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि ये एक देश अब एक असल इस्लामिक देश बनने जा रहा है, जहां का संविधान होगा कुरान। 200 साल पुराने नौटून काली टेम्पल में भी आग लगा दिया है और बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों के तोड़े जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द बल्ब और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के राजनीतिक सफर की। 1971 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन से लेकर अब तक के हालात तक, जहां एक छोटा सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर का रूप ले लेता है, जो अब हिंदू जीनोसाइड की तरफ भी बढ़ चुका है। ढाका यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार के कई मामले सामने आए हैं, जिनके वीडियो स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी इस्लामिस्ट ने 200 साल पुराने नौटून काली टेम्पल में भी आग लगा दिया है और बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों के तोड़े जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। इन वीडियोस को देखिए। ये इस्लामिस्ट जबरदस्ती हिंदू घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लूटपाट मचा सके, महिलाओं का बलात्कार कर सके और हिंदू आदमियों को ऐसे मेडाइवल इस्लामिक तरीकों से उनको मार सके। 5 अगस्त की रात बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए किसी भयावह सपने ही जैसा था। अर्नब भट्टाचार्य, एक बांग्लादेशी हिंदू, लिखते हैं, प्लीज नो वन कॉल, बिलीव मी, आई कॉल ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्मीज कैप्टन टू 999. Everyone said they can't come. Please don't ask us about the condition. I can't say anything. If you say something, you may not even have a life. सर्जिस आलम, जो इस सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट कन्वीनर था, उसने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि ये एक देश अब एक असल इस्लामिक देश बनने जा रहा है, जहां का संविधान होगा कुरान। इसी बीच एक और न्यूज आ रही है, जहां बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर में आग लगा दिया गया है। वहीं बाकी के क्रिकेटर्स बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। द डेली स्टार, जो कि एक बांग्लादेशी न्यूज़पेपर है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश के कुल 27 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू हाउसेस और बिजनेस को अटैक किया गया है। खैर, एक इस्लामिक देश में हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन हिंदुओं के लिए। तो सबसे पहले भारत सरकार को यह तय करना होगा कि जल्द से जल्द इन बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में वापस बुलाया जाए और सीएए के अंडर सिटीजनशिप दिया जाए। आखिर यही तो पर्पस है सीएए का। लेकिन सवाल यह है कि इसे कब तक काम में लाया जाएगा। और बात रही हमारे आपकी, तो आपका काम यह है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज़ लगातार उठाते रहिए, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये डिस्कशन रुकना नहीं चाहिए। खैर, अब डिटेल में समझते हैं बांग्लादेश के पूरे इतिहास को और जानते हैं कि क्यों बांग्लादेश का स्टेबल रहना भारत के लिए अत्यंत जरूरी है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, जो एक लंबे चले स्ट्रगल के बाद उन्हें मिली थी, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। ये वॉर बहुत बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट वायलेशन और एट्रॉसिटी से भरा हुआ था, जो पाकिस्तानी मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान में किए थे। लेकिन फाइनली दिसंबर 16, 1971 को मुक्ति बाहिनी फोर्सेस की जीत के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। नया देश बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिवास्टेशन, और इस देश को शुरुआत से रिबिल्ड करने की जरूरत थी। शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के लीडर थे और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पिवटल फिगर भी थे, वो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का लीडरशिप जल्दी ही खत्म हो गया जब 1975 में उन्हें और उनके ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स को एक मिलिट्री कूप में मार दिया गया था। और बची तो केवल शेख हसीना, जो उस समय पढ़ाई के लिए देश से बाहर रहती थी। इतने बड़े हादसे के बाद बांग्लादेश एक ऐसे काल में घुस गया जो मिलिट्री रूल और पॉलिटिकल टर्मोइल से भरा हुआ था, जो लगभग एक दशक तक चला। और इस दौरान 2 सिग्निफिकेंट मिलिट्री लीडर्स उभरे, जियाउर रहमान और हुसैन मोहम्मद इरशाद। जियाउर रहमान ने 1977 में पावर ली और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का फॉर्मेशन किया। उनका टेन्योर नेशन को स्टेबलाइज करने और इकोनॉमी डेवलप करने के एफर्ट से भरा हुआ था, लेकिन 1981 में उनका भी असैसिनेशन हो गया। फिर इसके बाद इरशाद ने बांग्लादेश का कंट्रोल लिया और 1990 तक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में वहां बने रहे, जिसके बाद उन्हें मैसिव प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के चलते रिजाइन करना पड़ा। 1990s में बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक रूल वापस आया, जिसमें बीएनपी की खलीदा जिया, जियाउर रहमान की विडो और अवामी लीग की शेख हसीना यानी कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी में पॉलिटिकल राइवल्स के रूप में उभरे। शेख हसीना ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया और 2009 में वापस पावर में आई। देखिए, आखिरी कुछ सालों में शेख हसीना का जो लीडरशिप था, वो प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों का सब्जेक्ट रहा है। उनकी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोग्राम में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड किया है, लेकिन एलिगेशन ऑफ अथॉरिटेरिज्म यानी कि तानाशाही, इलेक्शन रिगिंग और ह्यूमन राइट अब्यूजेस ने उनके टेन्योर को धुंधला कर दिया था। चलिए बांग्लादेश में शुरू हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को शुरुआत से समझते हैं और जानते हैं क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस हुआ और अब के हालात क्या हैं।
सबसे पहले जुलाई 2018 में ढाका में एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें 2 स्कूल स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। ये एक्सीडेंट एक कैटलिस्ट बन जाता है और हजारों की संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आते हैं जो सेफर रोड्स की डिमांड को लेकर अपने प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। इसके बाद अगस्त 2018 में ये प्रोटेस्ट एस्केलेट होता है और स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं फॉर बेटर गवर्नमेंट और स्ट्रिक्टर ट्रैफिक रेगुलेशन की। लेकिन इसके जवाब में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत ही हार्श होता है जिसमें पुलिस ब्रूटैलिटी और अरेस्ट भी शामिल होते हैं। फिर 2009 में प्रोटेस्ट वाइड स्प्रेड हो जाता है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंच जाता है। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट की रिप्रेसिव टैक्टिक्स भी बढ़ती जाती हैं जो प्रोटेस्ट को और फ्यूल करती हैं। इंटरनेट शटडाउन और मीडिया सेंसरशिप से सिचुएशन और टेंस हो जाती है। फिर 2020 और 21 में कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप और गवर्नमेंट की फेल पॉलिसी से बांग्लादेश में और भी डिसकंटेंट बढ़ जाता है और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं। 2022 में प्रोटेस्ट और भी वायलेंट हो जाता है जब पुलिस और स्टूडेंट्स ग्रुप के बीच में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अनरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे इस प्रोटेस्ट में फॉरेन इंटरफेरेंस का एक्विजिशन लगना शुरू हो जाता है। फिर 2023 और 2024 के दौरान ये प्रोटेस्ट ग्रेजुअली सिविल वॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मिलिटेंट ग्रुप और रेडिकल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में पॉलिटिकल डेडलॉक सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर देता है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक लार्जर सिविल कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इस एस्केलेशन के पीछे कई फैक्टर्स हैं और सबसे पहला रीजन आता है गवर्नमेंट रिप्रेशन यानी कि सरकारी दमन। प्रोटेस्टर्स पर हार्श क्रैकडाउन ने पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को सरकार के खिलाफ कर दिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक डिसकंटेंट यानी कि आर्थिक असंतोष। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद वेल्थ डिस्पैरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट ने बांग्लादेश के पब्लिक को डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ाया है जो आज गुस्से का रूप ले चुका है। इसके अलावा पॉलिटिकल राइवलरीज यानी कि राजनीतिक प्रतियोगिता ने बांग्लादेश को सबसे गहरे गड्ढे में ढकेल दिया है। अवामी लीग और बीएनपी के बीच लंबे समय से चलती आ रही लड़ाई ने पॉलिटिकल टेंशन को 7वें आसमान के ऊपर भी पहुंचा दिया है। और अगला फैक्टर है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस यानी कि बाहरी प्रभाव। वेरियस इंटरनेशनल एक्टर्स पर बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का इल्जाम लगता आ रहा है जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। आज बांग्लादेश अपने आप को एक सिविल वॉर के कगार पर पाता है जहां स्टूडेंट ग्रुप्स और दूसरे फैक्शंस गवर्नमेंट फोर्सेस से लड़ रहे हैं। सिचुएशन लगातार फ्लूइड है और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्लोजली देख रही है। रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि शेख हसीना की अपोजिशन स्पेशली बीएनपी और उनके अलाइज एक्टिवली इस अनरेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकल एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि अपोजिशन पार्टीज ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है और अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए यूज कर रही हैं। उन्होंने कोवर्ट फंडिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है जो प्रोटेस्ट को सस्टेन और एस्केलेट कर रहा है। लेकिन अब ये अपोजिशन अपनी सारी हदें पार कर चुका है क्योंकि ये सिविल वॉर अब हिंदू जेनोसाइड में कन्वर्ट हो चुका है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि इस्लामिक छात्र शिविर यानी कि ICS और जमात इस्लामी बांग्लादेश के स्टूडेंट विंग का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश में अपने मतलब की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारत के लिए बांग्लादेश का स्टेबलाइज रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोदी सरकार इसकी पूरी कोशिश में लगी हुई है। करंट रिपोर्ट के हिसाब से शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और इस बार वो भारत में असाइलम में नहीं रहेंगी, लेकिन उन्हें प्राइम मिनिस्टर से असिस्टेंट की गुहार लगाई है और 5 अगस्त की देर रात PM हाउस में होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोवाल की मीटिंग हुई। और फिलहाल ईस्टर्न इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा मेघालय में बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में नाइट कर्फ्यू ऐलान कर दिया गया है और BSF भी हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा 6 अगस्त को भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर अपने सुओ मोटो स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है और इंश्योर किया है कि बांग्लादेश में फंसे केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना उनका सबसे प्राइमरी मिशन है। टू कंक्लूड, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक बांग्लादेश का सफर एक टेस्टिमोनी है इस देश की रेजिलेंस और पॉलिटिकल लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटी का। बाकी इस डेवलपिंग स्टोरी पर और भी अपडेट के लिए द बल्ब के साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द बल्ब को सब्सक्राइब करें ताकि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की और गहराई तक जाने वाली बातें जान सकें और वीडियोज़ में समझ सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।